हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा जी। 9th की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय कौन से, सबसे पहला था शब्द एवं पद, दूसरा अनुस्वार अनुनासिक, तीसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, चौथा शब्द विचार। शब्द विचार में हमने 3 सेक्शन कर लिए। पार्ट 1 जिसमें विलोम शब्द आए, पार्ट 2 जिसमें समरूपी भिन्नार्थक, पार्ट 3 था जिसमें पर्यायवाची, और लास्ट टॉपिक है हमारा उपसर्ग एवं प्रत्यय। जो उपसर्ग हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल गई उसकी, और आज हम प्रत्यय के विषय में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले टर्म 1 के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर जो आएगा, उस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने मार्क्स के होंगे, और ये पूरा का पूरा टर्म 150 मार्क्स का कैसे होगा, वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि कौन से चैप्टर आ रही हैं और उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनके कितने मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका टर्म 1 पेपर। ठीक है, टोटल मार्क्स है इसके 50। किस तरह से आएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये देख लो टर्म 1 के अंदर आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले अपनी बुक है स्पर्श। स्पर्श के बुक का गद्यांश भाग, गद्यांश भाग का मैं चैप्टर का नाम भी लिख रही हूँ, फिर किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पहला है चैप्टर दुख का अधिकार, जिसके लेखक है यशपाल। इसी का दूसरा चैप्टर है बचेंद्री पाल, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, काव्यांश यानी पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में चैप्टर 1 रैदास, रैदास के पद है ना, और चैप्टर 2 वो है रहीम। रहीम का भी रिटर्न वर्क बाकी है, मैंने भी नहीं किया है, तो उसका काम अभी आना शेष है। ठीक है, अब आती है हमारी हिंदी व्याकरण। व्याकरण की अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे टॉपिक बताए। कौन से थे? 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला शब्द एवं पद कर लिया हमने, नोट कर लेना बेटा। दूसरा है अनुस्वार एवं अनुनासिक, कंप्लीट हो गया ये भी हमारा। थर्ड है उपसर्ग एवं प्रत्यय, इसमें से एक टॉपिक हो चुका है, एक की शुरुआत आज हम कर लेंगे। चौथा है यहाँ पर शब्द विचार, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, जिसके 3 पीडीएफ मिले हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका अर्थ के आधार पर वाक्य। कौन सा है? अर्थ के आधार पर वाक्य। ये तो अपना टर्म 1 का सिलेबस है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में इसका क्या पैटर्न रहेगा तो ध्यान देना। टर्म 1 का सबसे पहला सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन आएगा आपका अपठित गद्यांश। अनसीन पैसेज आते हैं ना, अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे 4, करने हैं हमें 2, और ये 5-5 नंबर के होंगे, यानी टोटल कितने मार्क्स के आएंगे? 10 मार्क्स के। पैसेज दे दिया, पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए, पांचों के 4-4 ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइस है। दूसरा सेक्शन है आपका हिंदी व्याकरण का। व्याकरण के जो टॉपिक हैं, फर्स्ट टॉपिक 2 नंबर का, सेकंड टॉपिक 2 नंबर का, थर्ड टॉपिक 4 नंबर का, फोर्थ टॉपिक 6 नंबर का, और लास्ट टॉपिक 2 नंबर का। तो 6, ये आ गई टोटल 16 मार्क्स की। ठीक है, पहला टॉपिक शब्द एवं पद 2 नंबर का आएगा। सेकंड टॉपिक है इसमें अनुस्वार अनुनासिक 2 नंबर का आएगा। थर्ड टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय, 4 मार्क्स के आएंगे। फोर्थ टॉपिक है शब्द विचार, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, समरूपी, भिन्नार्थक, तत्सम, तद्भव, कोई भी रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स के। और लास्ट टॉपिक है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल हिंदी ग्रामर कितनी आ गई? 16 मार्क्स की। ठीक है, थर्ड सेक्शन आएगा, उसमें आपके पठित गद्यांश, सीन पैसेज। सीन पैसेज कौन से चैप्टर में से? इस चैप्टर में से।
ठीक है, सीन पैसेज आएंगे। ये सीन पैसेज संख्या में भी 2 है, करने भी यही है, टोटल 10 मार्क्स का है। इसी के अंदर पार्ट सेकंड होगी, वो होगा आपका पठित काव्यांश यानी सीन पोइट्री। ये पोइट्री आपकी एक ही पूछी जाएगी और ये 4 नंबर की होगी, यानी ये कितने नंबर का बन गया, जो आपकी रीडिंग बुक से रिलेटेड है 14 मार्क्स का। ठीक है, और लास्ट है यहाँ पे फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन जैसे अभी मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो मैं यहाँ कार्य करवा रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि दोबारा किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। वहां बच्चों के पेन चलते दिख रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ उसको सुन रहे हैं, तो वहां क्लास में आपकी एक्टिविटी कितनी रहती है, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो किया जा रहा है, ये सारी चीजें वहां पे ऑब्जर्व की जाएंगी। यानी इसमें श्रवण कितना किया बच्चे ने, और जब भी उसको रीडिंग करने के लिए बोला गया उसमें रीडिंग एबिलिटी है कि नहीं है। फिर सामयिक आंकलन, सामयिक आंकलन का हिंदी में शब्द है और इसका इंग्लिश में अर्थ होता है आपका पेरियोडिक टेस्ट। होते हैं ना, टर्म 1 हुआ, प्री टर्म हो गया हमारा, प्री टर्म के टेस्ट हो गए, फिर अभी आपका फिर मंथली टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद टर्म 1 आ जाएगा, फिर मिड टर्म लिए जाएंगे, फिर आपके फिर पेरियोडिक टेस्ट होंगे और लास्ट में आपके टर्म सेकंड के एग्जाम होंगे। पूरे ईयर जो हमें एग्जाम्स दिए हैं उसको बोला गया है सामयिक आंकलन, पेरियोडिक टेस्ट। ठीक है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। और इसके अलावा एक और शब्द वहां पे दिया गया है, बहुविध आंकलन। बहुविध आंकलन में बच्चे का इंटरेक्शन कितना रहता है टीचर के साथ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया है या नहीं, हैंड रिटन फॉर्म में उसकी कॉपियों में वर्क कंप्लीट है कि नहीं, इन सारी चीजों के टोटल मार्क्स हैं 10। समझ गए। अब कई बच्चे कह रहे हैं मैडम प्रिंट आउट निकलवा लें, मैडम फोटोकॉपी करवा लें, वो नहीं चलेगा। रिटन फॉर्म में आपका, आपकी हैंड रिटन फॉर्म में आपका वर्क होना चाहिए अपनी कॉपीज में कंप्लीट। और ये सारे चीजें जो है वहां पे हम यहाँ अपने पास सेव करके रखेंगे। फाइनल एग्जाम्स में या टर्म 1 के एग्जाम्स में, टर्म 1 और टर्म सेकंड 2 हो गए फाइनल एग्जाम, इनमें इससे रिलेटेड आपके मार्क्स स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। जिनकी कॉपियों में काम नहीं है, जिनका टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जिनकी क्लास में एक्टिविटी कम रही है, तो उसी के बेस्ड पे उनके मार्क्स डिपेंड करते हैं। समझ गए। अब टोटल ये देख लो, 10 के अनसीन पैसेज, 16 की ग्रामर, 14 का आपका रीडिंग बुक पोर्शन और लास्ट 10 मार्क्स का आपकी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। टोटल आ गया 50 मार्क्स का पेपर। आ गया समझ, कहीं कोई डाउट है? ये है टर्म 1 का सिलेबस और ये है आपके टर्म 1 के पेपर का पैटर्न, जिसमें जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चंस जो है वो कितने मार्क्स के होंगे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब अपने आते हैं अपने सिलेबस पे। सिलेबस है हमारा हिंदी ग्रामर का, समाप्ति की ओर जा रहा है, जिसमें एक ही टॉपिक बचा है, वो है प्रत्यय। तो जो क्लास में है और जो घर पे बैठे हैं, दोनों विद्यार्थियों से निवेदन है पेन पेंसिल हाथ में रखना, जो चीज मेंशन करने के लिए बोली जाए तुरंत लिखते चलना। दूसरा है हमारा टॉपिक प्रत्यय। तो चलो कल का फीडबैक लिया जाए। हमारा हिंदी का शब्द भंडार इतना समृद्ध और विस्तृत क्यों है? कौन देगा आंसर? हमारा हिंदी का शब्द भंडार यानी हिंदी की वोकैबुलरी जो है वो इतनी समृद्ध और इतनी विस्तृत क्यों है? इतने शब्द कहां से आए, कैसे बने ये शब्द? शाबाश बेटा, आपका शुभ नाम? आर्यन सोनगरा। शाबाश बेटा, बैठ जाइए। इसने बहुत ही प्रशंसनीय जवाब दिया कि हमारी हिंदी के अंदर कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें मूल शब्द कहा गया है, उनके साथ में आगे की तरफ शब्दांश को जोड़कर या उनके पीछे शब्दांश को जोड़कर कई नए शब्द बनते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाया जाता है।
जिसकी वजह से हमारी हिंदी के शब्दकोश में कई अनेक नए शब्दों को शामिल कर लिया गया है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उपसर्ग के विषय में, यानी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत प्रत्यय क्या होते हैं देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा पठ प्लस अनीय, गम प्लस तव्य, गा प्लस एय, ऊंट प्लस नी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूं। झगड़ा प्लस आलू, राष्ट्र प्लस ईय, शेर प्लस नी। इस तरह के मैंने शब्द दिए हैं। मूल शब्द आगे है और शब्दांश पीछे है, यानी जब किसी मूल शब्द के अंत में शब्दांशों को जोड़कर नया शब्द बनता है या उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वो शब्दांश क्या कहलाते हैं? वो शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आई बात समझ में? यानी जब किसी मूल शब्द के अंत में शब्दांशों को जोड़कर नवीन शब्द बनाए जाते हैं या उनके अर्थ में परिवर्तन ला दिया जाता है, ये शब्दांश जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर है कि मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग है और मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है? प्रत्यय से क्या है? प्रत्यय से हिंदी के शब्दकोश में नवीन शब्दों का निर्माण होता है। ये नवीन शब्द हमारे हिंदी के शब्दकोश को बहुत विस्तृत और समृद्ध बनाते हैं, जिसके द्वारा हमें कई नवीन शब्द प्राप्त भी होते हैं। और इन नवीन शब्दों की प्राप्ति के साथ साथ जो है हमारे हिंदी के शब्दकोश में हमारी वोकेबलरी को और ज्यादा अर्थ सहित नए शब्द प्राप्त होते हैं। ठीक है? अब है इन प्रत्ययों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो प्रत्यय का विभाजन, सेकंड टॉपिक क्या है? प्रत्यय के प्रकार या प्रत्यय का विभाजन। प्रत्यय के प्रकार, उपसर्ग के कितने प्रकार पढ़े थे भाई? उपसर्ग के कितने प्रकार थे? आपसे पूछ रही हूँ बेटा, सेकंड लास्ट। हाँ, कल थे आप क्लास में? उपसर्ग के कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन से? खड़े होके जवाब दे सकते हो आप। मास्क हटाओ। संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषाओं के उनको क्या नाम दिया है हमने? जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, क्या नाम है? आगत। मतलब अभी अगर कक्षा में हमारे पास 20 या 15 बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा है जो अपना नॉलेज यहाँ पे दिखा रहा है कि उसने पूरे साल क्लासेस ली है और उसने पूरा अपना इंटरेक्शन अपने सब्जेक्ट में रखा है, पूरा इंटरेस्ट रखा है। बाकी तो हमारे बेचारे यूं ही हैं, सूरदास बने में है, पेन पेंसिल तो हाथ में है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बोला नहीं जा रहा इनसे। बैठिए बेटा, शाबाश। 3 तरह के उपसर्ग पढ़े थे। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग कहा गया, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव उपसर्ग कहा गया, और तीसरा आगत उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह से प्रत्यय के भी 2 डिवीजन किए गए हैं, 2 विभाजन किए गए हैं। सबसे पहला विभाजन है प्रकृति के आधार पर। पहला विभाजन है प्रकृति के आधार पर और दूसरा विभाजन है स्रोत के आधार पर। नोट कर लेना ये चीज आप, प्रकृति के आधार पर और स्रोत के आधार पर। स्रोत यानी सोर्स, कहां से आई ये प्रत्यय? सोर्स आपको पता है हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। यानी सोर्स जो है सबसे पहला हमारा है संस्कृत भाषा का, यानी वे प्रत्यय जो संस्कृत भाषा से आई हैं जिन्हें हम
तत्सम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम प्रत्यय। इसी का दूसरा हिस्सा है, वो है हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय कौन से? जिन्हें दूसरा नाम दिया गया तद्भव प्रत्यय। क्या नाम दिया गया? तद्भव प्रत्यय। और तीसरा है जिन्हें आगत प्रत्यय कहा गया। ये आगत प्रत्यय कौन से हैं? जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। ठीक है, उदाहरण देखिएगा कौन से, अपने को साफ पता चल जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे मैंने यहाँ उदाहरण दिया। सबसे पहला पठ प्लस अनीय प्रत्यय। संस्कृत पढ़ी है आपने 8th क्लास तक। पठनीय, दर्शनीय, श्रवणीय, कई ऐसे शब्दों को हमने पढ़ा है जिसमें अनीय प्रत्यय जुड़ा है। वो कौन सा है? हमारा तद्भव का प्रत्यय। गम प्लस तत्वा क्या बन गया? गत्वा, है ना। दर्श, गा प्लस एय प्रत्यय क्या शब्द बना? गेय प्रत्यय। गेय जी, जो अच्छे ढंग से गाना गा सकता है या गाया जा सकता है, उसे संस्कृत में गेय शब्द से पुकारा जाता है। देखिए, गम प्लस तव्य, गंतव्य। ठीक है, गा प्लस एय, गेय। मैंने यहां पे बोला धा प्लस अक क्या बनेगा? धावक। मैंने यहां पे दिखा गेय प्लस अक प्रत्यय गा धातु से बना है, जिसे आप क्या नाम देते हो? गायक। क्या नाम दोगे? गायक। ठीक है, इसी तरह से त्व प्रत्यय और सुना होगा। त्व प्रत्यय सुना है ना? गम प्लस त्वा क्या बन जाएगा? श्रव्य प्लस त्वा श्रुत्वा, सुनने योग्य, है ना। तो ये जो प्रत्यय है ये कौन से हैं? हमारे संस्कृत के। अनीय, त्व, त्वा, एय, ये सारे प्रत्यय। अन्न, ये कौन से प्रत्यय हैं? जैसे यहाँ पे गा शब्द के साथ अन्न प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बना? क्या बन जाएगा? गा का स्वर इसमें शामिल है ना। तो ये सारे किसके प्रत्यय हैं? संस्कृत के। अब दूसरे मैंने बोले हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय जैसे कई ऐसे शब्द हैं जिनमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। ऊंट प्लस नी क्या बन जाएगा? शेर प्लस नी। राष्ट्र शब्द के साथ ईय प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बना? राष्ट्रीय। इसी तरह से झगड़ा शब्द के साथ आलू प्रत्यय जुड़ा, झगड़ालू, है ना। इसी तरह से कुसुम शब्द के साथ इत प्रत्यय जुड़ा, कुसुमित। क्या शब्द बना? कुसुमित। तो ये प्रत्यय जो हैं जिन्हें आलू, ईय, नी प्रत्यय, छोटी ईय प्रत्यय, ये किसमें? जैसे मैंने स्त्री शब्द लिखा, इसमें इया प्रत्यय जोड़ दो, क्या शब्द बनेगा? ई कौन सी लगेगी? कैसी वाली ई लगेगी? स्त्री शब्द के साथ इया प्रत्यय जोड़ दिया, कैसे शब्द बनेगा? आधा सा है, ये छोटी ई थी, इस स्त्री शब्द के साथ छोटी ई लगी और यहाँ लग गया, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तृतीय शब्द लिखा और पांच शब्द लिखा और वहां प्रत्यय जोड़ा। कई संख्यावाची प्रत्यय भी काम में आते हैं जो उस शब्द से दूसरा संख्यावाची शब्द बनाने के काम आते हैं। जैसे दूसरा यानी दो है, उसके साथ सरा प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया? दूसरा। इसी तरह से तीन शब्द के साथ सरा प्रत्यय लगा दिया, तीसरा। पांच शब्द के साथ वा प्रत्यय लगा दिया, पांचवा। इस तरह से कई प्रत्यय हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नवीन संख्यावाची शब्दों का निर्माण करते हैं। कई प्रत्यय ऐसे हैं जो किसी मूल शब्द के साथ भी जुड़ते हैं और स्त्री सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कई प्रत्यय ऐसे हैं जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं, एक वचन के बहुवचन
बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, हिंदी के जो प्रत्यय हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। आगत प्रत्यय कौन से हैं? आगत यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए, शामिल किए हुए, इनको क्या दूसरा नाम दिया? विदेशी प्रत्यय या फिर आगत प्रत्यय। हमने एक नाम सुना, किराएदार, दुकानदार, ये दार जो प्रत्यय है वो कौन सा है? आगत है। अवधि या उर्दू भाषा से हमारी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। दार प्रत्यय से कौन से दो नवीन शब्द बनाए जा सकते हैं? किराएदार, दुकानदार। इसी तरह से मैंने ये शब्द लिखा वान प्रत्यय। वान प्रत्यय से गाड़ीवान और मान प्रत्यय। मान प्रत्यय से चलाईमान, बुद्धिमान, है ना। तो कई ऐसे शब्द जो हैं वो ऐसे प्रत्ययों से बनाए गए हैं। ये प्रत्यय हमारी हिंदी और संस्कृत के नहीं है, बल्कि अवधी, उर्दू या किसी दूसरी विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। इनको हमने नाम दे दिया आगत प्रत्यय या विदेशी प्रत्यय। ठीक है, यानी स्रोत के आधार पर प्रत्यय के कितने भेद हो गए? 3। कौन से? तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, आगत प्रत्यय। संस्कृत के, हिंदी के, विदेशी भाषाओं के। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उपसर्ग के पढ़े थे। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है वो है हमारे प्रकृति के आधार पर। किससे संबंधित है? प्रकृति के आधार पर। तो देखिए प्रकृति के आधार पर कौन कौन से प्रत्यय हैं, नोट कर लेना इन चीजों को। हालांकि आप लोगों को पीडीएफ आज या कल में मिल जाएगा ताकि बैठ करके आप काम कर सकें। प्रकृति के आधार पर प्रत्यय को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2। स्रोत के आधार पर कितने हिस्से किए गए थे? 3। प्रकृति के आधार पर इसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहला आता है कृत प्रत्यय और दूसरा आता है तदित प्रत्यय। नाम सुना होगा आपने छोटी क्लासेस में, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको कृदंत नाम दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कृदंत शब्द किसे पुकारेंगे? कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तत्सम प्रत्यय से बनने वाले शब्द या आगत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत के नाम से पुकारा जाता है और तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को तदांत के नाम से, तदांत शब्दों के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कृदंत और तदंत। ठीक है, तो कृत प्रत्यय में कौन से प्रत्यय शामिल है? ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तदित प्रत्यय क्या होते हैं? ध्यान देना। आपको पता है क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया लिखी माने जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, है ना, ये क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़, लिख, खेल, गा, जाना, जा। ये जो क्रिया का मूल रूप है, इस क्रिया के मूल रूप के साथ क्या जुड़ा है? ना प्रत्यय। यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं और नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं, नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आई बात समझ में? कृत प्रत्यय क्या है? जो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ जुड़ते हैं और नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ जा प्लस ना, तो अगर ता प्रत्यय जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? जाता। लिखना, तो यहाँ लिख, कर शब्द, कर प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? लिख कर। तो जाना, आना, लिख कर, पढ़कर, खेल कर, खेलना, खेलता, ता, कर और ना आदि प्रत्यय जो हैं वो किसमें आते हैं? कृत प्रत्यय में। और इनसे जो ये शब्द बने हैं, इन शब्दों को क्या कहेंगे हम? कृदंत शब्द। क्या कहेंगे हम? कृदंत शब्द। समझ आई बात? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातुओं के साथ जुड़ते हैं और नवीन शब्दों का निर्माण
करते हैं। इन नवीन शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रत्यय कौन सा है? दूसरा प्रत्यय कौन सा लिखा हुआ है वहां पे? तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? ध्यान देना, मैंने ये शब्द लिखा है यहाँ पे, धर्म या बच्चा या अपना या सुंदर या ईमानदार। ये शब्द है संज्ञा, ये शब्द है सर्वनाम, ये शब्द है विशेषण, है ना। सुंदर शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है। ईमानदार शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है। धर्म शब्द क्या है? धर्म में सारे धर्म शामिल है, जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा, सारे बच्चे शामिल हैं, जातिवाचक संज्ञा है। अपना सर्वनाम है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। तो वे प्रत्यय, जैसे धर्म के साथ मैंने इक प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सी ई है? छोटी। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ दिया, अपना में पन प्रत्यय जोड़ दिया, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ दिया, ईमानदार में ई प्रत्यय जोड़ा। कौन सी ई? बड़ी ई। तो यहाँ पे नए शब्द क्या बने? ऐसे ही लिखेंगे ना बेटे, इसी वजह से बोल रही हूं। ई कौन सी है? छोटी। तो मात्रा भी कौन सी ई की आएगी? इस चीज को ध्यान रखा करो। धार्मिक, बच्चा से पन प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बना? अपना में पन जोड़ने से, सुंदर से ता शब्द, ता प्रत्यय जोड़ने से, और ईमानदार में ई प्रत्यय जोड़ने से ये नए शब्द बने। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दो तरह के प्रत्यय हैं, जो क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के साथ जुड़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। इन धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कौन से हैं? कृत प्रत्यय। और वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। समझ आ गया? तो कृत प्रत्यय जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे शब्द लिखा लेख प्लस अक, क्या बनेगा? लेख शब्द क्या है? बहुत लेख लिखा, लेख। लेख शब्द अपने आप में क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द में अक प्रत्यय जोड़ दिया, नया शब्द क्या बन गया? लेखक। तो ये कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। और इससे जो नया शब्द बनाया है लेखक, ये कौन सा शब्द गिना जाएगा? तद्धितांत, तदंत शब्द गिना जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे ये किस में गिना जाएगा? ये किस में गिना जाएगा? कृत में। क्यों? ये संस्कृत का है, नहीं बताया मैंने। कृत प्रत्यय क्यों है? ये क्रिया का मूल रूप है, इसमें अभी तक कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा। जब इसमें प्रत्यय जुड़ा तो नया क्रियापद बना। ये कार्य आपके लिए करणीय है। श्रुत्वा, संस्कृत का शब्द है, श्रवण शब्द से तत्वा प्रत्यय जुड़ गया और नया शब्द बन गया श्रुत्वा। दर्श शब्द, दर्श, इसमें मैंने अनीय प्रत्यय जोड़ा, नया शब्द क्या बना? दर्शनीय। ये मूल रूप है क्रिया का। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। धातु के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। और इनसे जो नए शब्द बनते हैं उनको क्या बुलाते हैं? कृदंत शब्द बुलाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग वे हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। शब्द होते हैं क्या उपसर्ग? तो क्या होते हैं?
मैंने कल बार बार इस चीज को दोहराया था, उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। जब भी आप डेफिनेशन लिखो कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। और वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे, प्रत्यय। उपसर्ग के कितने भेद हैं और प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 आधारों पर, स्रोत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर प्रत्यय 3 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, आगत। और प्रकृति के आधार पर प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से हैं? जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातुओं के साथ जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। और तदित प्रत्यय कौन से हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको तदित प्रत्यय कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं, तो आप जब ये पीडीएफ शेयर हो जाए तो बैठ करके इन सारी एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और जहां कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है? तो अभी तक का ये सारा समझाया हुआ कंटेंट आपको समझ आया है? कल पूछ लेंगे, अब तो ऑफलाइन है। मंडे को जब आप आओगे तो सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद नया टॉपिक कौन सा करेंगे हम? टर्म 1 का सारा सिलेबस कंप्लीट है ना? तो हम करेंगे अनसीन पैसेज। ठीक है ना? अनसीन पैसेज आएंगे, स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन आएगा टर्म 1 के अंदर, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्लास में और ऑनलाइन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? थैंक यू बेटा। यश योजना, गुड मॉर्निंग बेटे।